अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4। अब हमारा जैसी चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं कह रहा, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही यूनिट 4 का लेक्चर अपलोड हो, उसके साथ ही 5, 6 और 7 अपलोड हो जाए, ताकि ईद के दिनों में मुझे वीडियो अपलोड ना करनी पड़े और आप लोगों को भी ना देखनी पड़े। लेकिन सिर्फ़ कोशिश है, अगर हो गया तो इंशाल्लाह, बन गई तो मैं इंशाल्लाह सारी अपलोड कर दूँगा एक साथ ही, और अगर ना बनी तो फिर आप लोगों को ड्यूरिंग ये डेज़ ही मिलेंगी। वो मैं यानी कोई टाइम निकाल के किसी वक्त रात को या सुबह में जैसे हुआ तो अपलोड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 का लेक्चर। सबसे पहले अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, द स्लोप ऑफ लाइन विच इंक्लाइनेशन 120 डिग्री इज़। स्लोप कह रहा है कि इंक्लाइनेशन यानी कि उसका जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का है। स्लोप के बारे में पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है इक्वल टू एम होता है, और एम जो इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल हमें बता रहा है, तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं 10 90 + 30। ऐसे 120 डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन जैसे कि ई कैट में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते, तो इस तरह से करना, ये अप्रोच जो होती है काफ़ी ईजी हो जाता है काम ऐसे करना। तो 10 90 पे हमें पता है कि 10 कॉट में चेंज हो गया, कॉट 30 की हमने वैल्यू देखनी, और ये भी देखें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं, तो कॉट जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वैसे तो √3 होती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो है -7 आ जाएगा, इस वजह से ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू। ये 7 मेथड लिखा है। सबसे पहले हमने करना क्या है, स्लोप फाइंड करनी है। इस इक्वेशन से हमारे पास स्लोप आ गई है यहाँ पे गिवन कंडीशन में m इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पे केस जो बता रहा है परपेंडिकुलर का है, तो परपेंडिकुलर में हमें पता है कि स्लोप जो होते हैं, ये आप लोगों में भी अंदाज़ा हो गई कि m1 या m कहते हैं सिंपली इक्वल टू m2 होती है पैरेलल के केस में, और परपेंडिकुलर के केस में जो होता है m1 m2 मल्टीप्लाई करके ही कह दें, या सिंपली दूसरे तरीके से कह दें तो इक्वल टू होता है 1/m2 के माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो दूसरे अप्रोच यूज़ की हुई है, -1/m लिखा हुआ है, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट किया तो ये बन गया है मेरे पास स्लोप जो आई है b/a बन गई है। ठीक है ना, ये स्लोप इस वजह से मुझे ऐसे करनी पड़ रही है कि परपेंडिकुलर केस, ये हमारे पास अलोंग टेंजेंट आई है स्लोप, हमें परपेंडिकुलर के केस के लिए चाहिए। अगर टेंजेंट कहेगा तो ये वाली स्लोप से काम चल जाएगा, अदरवाइज जब परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा तो आप लोगों को ये वाला काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m हमारे पास आ चुका है, उसने x1 और y1 हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि a और b हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किए, हमारे पास बन गया y - b इक्वल टू b/a इंटू x माइनस a। तो अब सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को, हमारे पास बन गई है bx माइनस ay। करके देखिएगा यही बनती है सिंप्लीफाई। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि यही आंसर दे रहा है। क्वेश्चन 3 है, द रेशियो इन विच y डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2 -3 एंड -5 6। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है मतलब कि जहाँ पे रेशियो फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है m की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू नहीं, तो हम उन्हें कांस्टेंट के तौर पे ही लेंगे, मतलब क्योंकि हमने उनकी रेशियो फाइंड करनी है। आप एम एन की जगह पे जो दिल करे कह सकते हैं, के एल कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, सी डी कह सकते हैं, जो भी हो उससे मतलब कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू है -5, तो ये -5 आ गया है, और इसी तरह x1 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2n आ गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n वैसे ही रह जाएगा, और दूसरे केस में 6 है और फिर -3 है। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन भी है 0y इन दिस केस। क्यों मैंने ऐसे किया है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि लाइज ऑन y एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज़ 0। अगर इस तरह मैं कहूँ और वो जो पॉइंट लाई कर रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ पे किसी वाई एक्सिस पे समझे लाई कर रहा है, यहाँ पे कर दें या यहाँ पे कर दें, किसी भी जगह पे इस जगह पे कर दें, तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप करेंगे ना, तो वो एक्स एक्सिस वहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0y का केस, यानी कि जो सेकंड पार्ट होगा इसका, या इस केस में यहाँ पे ये कर दे, सेकंड पार्ट जो होगा इक्वल टू y पुट कर रहे होंगे हम, सॉरी 0 पुट कर रहे होंगे हम, और उससे हमारे पास जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग, मतलब यह है तो वैसे बुक का ही, बुक में आप लोगों ने देखा ही होगा और किया भी होगा, उम्मीद है कहीं ना कहीं पे।
क्वेश्चन 4 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन स्लोप ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता है कि स्लोप डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे ऊपर हमने देखा भी हुआ है टेन थीटा की फॉर्म में लिखा है, और वैसे भी जनरली जो होता है डी वाई बाई डी एक्स जो है उसे स्लोप ही कहा जाता है, यानी कि चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है कॉज एक्स होता है, और कॉज एक्स यानी कि कॉज जीरो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी है जो कि 1 शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे पेपर में, तो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि आपको मेथड तो आता हो। कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए है, पॉइंट्स दिए हुए हैं -6 5 हैविंग स्लोप 7, स्लोप उसने दी हुई है, पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, हमने सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो यूज़ करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमें नहीं पता कि आंसर कौन सा है, अगर है भी सही ऑप्शन में अवेलेबल कि नहीं। क्वेश्चन 6 है द रूट्स ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक आएगा, गलती से 2 आ गए, 2hxy प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड कोइंसिडेंट इफ़। ये कंडीशंस हैं, रूट्स जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट तब होंगे जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन होगा जीरो के, इमेजिनरी होंगे तो लेस देन जीरो होगा, और रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे जब इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे रियल और कोइंसिडेंट का पूछ रहा है तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 7 फिर से वही आ गया, रिपीट एफ ऑफ एक्स है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन है, तो सेम चीज़ें, सेम क्वेश्चन, सेम काम और सेम ही आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी 1। क्वेश्चन 8 है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -5 -4 हैविंग स्लोप m। जैसे ये वाला काम किया हुआ है सेम टू सेम काम ये भी वैसे ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे और उसे पुट करेंगे, वैल्यू से हमारे पास आता है आंसर y इज इक्वल टू 7x प्लस 31, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है और हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही आ गया है, तो ये बहुत दफ़ा आ चुका है और दोबारा आ रहा है, तो ये फिर से ए ही ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन 10 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 10 -10 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से बात कर रहा है तो हमारे यानी कि एक पॉइंट तो ये 10 -10 हो गए और एक पॉइंट हो जाएंगे सिंपली 0 0। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x जो है 2 है यहाँ पे 10 कर देंगे और x1 जो है 0 पुट कर देंगे, और इसी तरह y जो है y2 -10 पुट करेंगे और y1 जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा इस केस में 100 + 100 आता है, तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 11 है द रूट्स ऑफ कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऊपर आना था, ये भी पावर में आना है, वाई बी वाई स्क्वायर है, रियल एंड कोइंसिडेंट। ये दोबारा वही चीज़ आ गई है, पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, मैंने वहाँ पे आपको कंडीशंस बता दी थी कि रूट्स कब किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पर भी सिंपली सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस थ्रू एन ओरिजिन। रियल एंड डिस्टिंक्ट की भी हमने कंडीशन देखी हुई है पीछे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन x इंटू एक्स प्लस 3 आर नॉट रियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हम लोगों ने चैप्टर नंबर आई थिंक 4 या 6 में किया हुआ है पार्ट 1 के, तो ये वही क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। अब मुझे कन्फ्यूजन हुई होगी, मे बी गलती से हो गया कि या इस चैप्टर में ही रखना चाहिए था या उस चैप्टर में, तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन आपके सामने रख देता हूँ इसका, आप लोग वो वीडियो देखेगा 4 या 6 चैप्टर में ये है, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 15 व्हेन x कोऑर्डिनेट्स आर। कहता है कि x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब इसकी स्लोप 15 आ रही हो, तो हमें नहीं फाइंड करनी है x की वैल्यूज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे और जो इसकी लेफ्ट साइड होगी उसे पुट कर देंगे 15 के इक्वल। ये सॉल्यूशन है, आप देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 15 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई हैं उससे हमारे जो आंसर्स आई हैं x की वैल्यूज़ वो आई हैं x4 या -2 हो तो ये इसकी स्लोप जो है 15 के इक्वल होगी। अब मैं 4 यहाँ पे पुट करके देख भी लेता हूँ, तो 16 48 हो जाएगा, ये -24 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, -33 -48 में से -33 करेंगे तो 15 ही बनता है, यानी इसका मतलब है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये ऑप्शन।
सारे ऑप्शंस डिफरेंट है तो आप एक पॉइंट ही वेरीफाई कर लें, उससे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी कि दूसरा पॉइंट वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं रहेगा जब एक से ही आपको आंसर मिल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 15 है गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x स्केयर माइनस 4x वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 6, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत लेंथी मेथड है, यानी कि शुरू ही होगा और ख़त्म नहीं हो रहा होगा। कम अज़ कम भी आपको लगेंगे ना, तो कम अज़ कम भी अगर फास्टेस्ट कैलकुलेशंस भी हों, स्टिल मेरे ख्याल में तकरीबन 5 मिनट तो लग ही जाएंगे एवरेज की बात की जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शंस को पुट करें। अगर आप वो दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप सिंपली ऑप्शंस को पुट करके देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डायरेक्टली आंसर शेयर कर रहा हूँ, बी इक्वल टू x1 और y -2 हो तो ये हमारे पास प्रूव हो जाती हैं। तो आप ये पुट करके देखें, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। और 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये भी बहुत लेंथी हो जाता है, तो ये मैंने लिखी भी हुई थी हिंट नीचे। सिंपल वे टू गेट आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज लिखना था, काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज पुट सम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन इक्वेशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करें, उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम इसमें भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें ये एक चांस है कि अगर आपका तुक्का लगता है, यानी कि अगर आप जैसे इसमें ए ऑप्शन है और आपने ए ही पुट किया और ए पे ही सेटिस्फाई हो गई हैं इक्वेशंस दोनों, तो आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर है, फिर आपको बी सी डी करना नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें तुक्के के साथ साथ किस्मत भी बड़ी मैटर करेगी। लक का आपका कितना अच्छा है वो अब आपको ही पता। अच्छा, ऊपर जो हमने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? अब मैंने गौर नहीं किया था तब उस वक्त, यहाँ पे ऑप्शंस में तो ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन आप वो मेथड वही देखिएगा, अडॉप्ट करिएगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। अब मेरे पास आंसर मैं की से चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने ये उस वक्त देखा नहीं इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये करने वाला है। तो जो मेरे पास की में आंसर है ना वो ये वाला है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा अब होगा कैसे। अगर नहीं होगा तो बता कर लेंगे डिस्कस। वैसे मेथड यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ x प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स स्केयर माइनस 4 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x वैल्यू ऑफ n इज़। तो इससे भी इसी तरह से कर सकते हैं कि ऑप्शंस पुट करें, 1 करेंगे तो नहीं होता, 2 करके देखेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन जाती है, यानी कि 2 की अगर n वैल्यू n की वैल्यू अगर 2 हो तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। यानी अगर यहाँ पे मैं अब x को 1 भी लूँगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरी साइड में भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि ऑप्शंस पुट करें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू k बाई x इफ़ ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज़ -3 व्हेन x इज इक्वल टू देन k वैल्यू ऑफ k पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ग्रेडियंट, डेरिवेटिव, स्लोप, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बस इसके नाम डिफरेंट रखे हुए हैं उसने। तो ये साथ शेयर किया हुआ है। y इक्वल टू के एक्स है, x ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे -1, यानी माइनस शुरू में एक आ जाएगा और पावर जो हो जाएगी -2, क्योंकि हम -1 कर रहे होते हैं डेरिवेटिव में। और ये नीचे चला जाएगा, या नीचे ना भी लेके जाए ऊपर ही लिख दें। तो आपने जो वैल्यू है कर्व की वो दी हुई है, और पॉइंट जो x पे कह रहा है x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो इससे जब करेंगे तो आपके पास आंसर जो है k का आ जाएगा 12। वैसे दूसरी साइड पर लिखा होना चाहिए था k इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 इक्वल टू के नहीं होता। एक ही बात है, वैसे बस थोड़ा सा पढ़ने में फ़र्क आ जाता है। तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अ कर्व इज सच दैट डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 5 इफ़ 3 8 लाइज ऑन द कर्व देन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़। इसे इस तरह से कर सकते हैं। एक मिनट, अब वो ऊपर से ना शो हो रहा है, जिसकी वजह से ना मसला ना करे, तो मैं आपको पहले ही रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास पेन टूल ये आ गया। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कि हमें डेरिवेटिव उसने दिया हुआ है, ठीक है, हमसे इक्वेशन पूछ रहा है, पॉइंट्स भी उसने दे दिए हैं, तो हम दोनों साइड पे पहले तो ले लेंगे इंटेग्रल लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। लेकिन हमें सी की भी तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए ताकि हमारी इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो। या फिर ये देख लें कि ऑप्शन में उसने सी नहीं दिया हुआ तो उसने सी का भी कोई ना कोई वैल्यू पुट किया, तो हमें सी पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमें दी हुई हैं 3 8। तो इससे पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है 5। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास बन रही है 2/3x³ माइनस 5x प्लस 5। तो प्लस 5 कहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास? ऑप्शन डी में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 20 आ गया है, कहता हाइपोटेन्यूस ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन द ट्रायंगल विद द मैक्सिमम एरिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो आप या वो सिंपली हिरोशिमा वाला जो हीरो फार्मूला था, हिरोशिमा कह रहा हूँ मैं, हीरो फार्मूला जो था वो फार्मूला अप्लाई करें, उसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, हो उससे भी जाएगा, लेकिन उसमें ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक ट्रिक कह सकते हैं, एक शॉर्टेस्ट वे कह सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहता ट्राइंगल विच हैज़ एंगल्स, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल्स हों 45, 45 और 90 डिग्री, ठीक है, जैसे कि हम इस करंट केस में लेने जा रहे हैं, एज्यूम करने जा रहे हैं। तो कहते हैं साइड्स की रेशो जो होती है वो होती है 1 1 और स्क्वायर रूट 2 रेशो होती है। अब यहाँ पे हमें पता है कि उसने हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो उससे एक चीज़ तो पता चलती है कि उस ट्राइंगल में इस तरह की ट्राइंगल होगी और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ रहा है 5, यानी कि एक एंगल तो 90 कंफर्म हो गया है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे एंगल हैं वो खुद कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में जो जैसे दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में सेम वैल्यू भी दी हुई है, तो हो सकता है कि वो सेम साइड्स हों, सेम एंगल हों। तो उसकी वजह से अगर हम देखा जाए तो हम ये 45 45 90 डिग्री वाली कंडीशन ही ले लेंगे। करंट केस में देखा जाए हमारे पास अब ये 5 गिवन है, हाइपोटेन्यूस जो है 90 डिग्री पे जो है वो 5 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी 5 गिवन है, लेकिन ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट बाई 2, जो हम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं उसकी बेस पे। अब हमें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इस केस में जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है वो है 5। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बाई स्क्वायर रूट 2 से। सॉरी, गलती हो गई, एक मिनट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मसला आ गया। यही कंडीशन है, यही चीज़ है, हमने इस चीज़ को इस वैल्यू को 5 बनाना है, ठीक है, इस वैल्यू को हमने 5 बनाना है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, रोज़ा लगा हुआ लगता है। अच्छा, इस चीज़ को हमने बनाना है 5, तो इस चीज़ को हम 5 कैसे बना सकते हैं, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट बाई 2 से। तो सारे पॉइंट्स को ही इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास अब बन जाएगी साइड 5 ही, ठीक है। तो बाकी हमारे पास 2 साइड्स आ गए हैं 5 बाई स्क्वायर रूट 2, तो इस केस में एरिया उसका मैक्सिमम होगा। सॉरी, कन्फ्यूजन हो गई थी, उसके लिए माज़रत, दोबारा मैंने क्लियर किया है। अगर अब स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, गड़बड़ हुई है, लेकिन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और हीरो फार्मूला से अगर करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें शॉर्टेस्ट वे है, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एंगल्स ये हो तो साइड्स की रेशो ये होती है, बाकी सारा काम आसान है। Question number 21 है, the line that passes through the point of intersection of x plus y minus 1 is equal to 0 and x is equal to 0 is parallel to the line x minus y is given by। इसका भी सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है। अब फिर से एक दफ़ा इरेज़र उठाना पड़ेगा, पहले हम इसे इरेज़ कर लें, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि द लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे पास कर रही है और पैरेलल है इस लाइन के। तो हम इसी लाइन को जो पैरेलल कहाँ कह रहा है, सबसे पहले उसकी स्लोप ले लेते हैं। अच्छा, स्लोप लेने का वही जैसे मैंने भी बताया था, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप सिंपली इक्वेशन से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली आप डेरिवेटिव ले, दोनों केसेस में ना स्लोप सेम आएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे ना तो स्लोप तब भी आपके पास 1 आएगी, या आप इस नीचे जो इक्वेशन दी हुई है y = mx + c, इससे कंपेयर करें तो तब भी स्लोप जो है 1 ही आएगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो m = 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके पास स्लोप आ गई है। वी हैव फाउंड पैरेलल लाइन्स, वी नो दैट, फाउंड नहीं आएगा। नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं हमने। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पुट होंगे, हम पुट x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x 0 पुट करेंगे तो y - 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0, y - 1 इज़ इक्वल टू 0। देखिए कहाँ पे बन रहा है, गिवन कंडीशन में कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें भी मैंने गड़बड़ कर दी है, इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा नहीं हुआ यहाँ पे इस वक्त, तो एक्सप्लेन करने में मसला आ रहा है। तो मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूँ, तो ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री इज गिवन इन स्पेस इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 8t माइनस 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 12t माइनस टी क्यूब एंड z इज इक्वल टू 4। द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट। कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा। हमें पता है कि पार्टिकल रेस्ट में तब होता है जब उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो। तो यहाँ पे उसने पोजीशंस ये दी हुई हैं, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री दी हुई है जो पाथ वो फॉलो कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है। ये सबसे पहले हमने तीनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये वेलोसिटी बन जाएगा और इसे हम ज़ीरो पुट करेंगे हमने, क्योंकि पॉइंट वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टी का एक आ जाएगी वैल्यू, टी इज़ इक्वल टू 2, वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही होगी। और जब हम उससे उसी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी वो पॉइंट जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही होगी वो 8 है। और इसी तरह सेकंड केस में भी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे और टी आ गया 2। ओरिजिनल इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे उसकी जो रेस्ट में है जो पोजीशन हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगा, ज़ीरो पे पहुँचेगा। जैसे कि उसने पूछा हुआ है कि पार्टिकल इज़ एट रेस्ट एट अ पॉइंट, कि किस पॉइंट पर वो रेस्ट में होगा। तो मेरे पास दो आंसर आ गए हैं वैसे, 8 और 16। और जी तो वैसे ही सेम रहेगा क्योंकि ये टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो सिंपली वैसे ही ज़ीरो हो रहा होगा। तो यहाँ पे 8, 16 और 4 जो हैं वो ऑप्शन सी में मौजूद हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाकर ज़्यादा पता चलता है, या मे भी मुझे एफएससी में पता नहीं चला था, मैंने गौर नहीं किया होगा क्लास में। मुझे एटलीस्ट ये यूनिवर्सिटी में जाके पता चला था कि जब हम डिस्टेंस का या पोजीशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, और जब उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। Question number 23 है, body moves in a straight line from a point x with the speed of v is equal to 50 sin pi t किलोमीटर पर आवर. How far is from x after 30 सेकेंड? इसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट पेज पे है। वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस हमसे वो पूछ रहा है और टाइम हमें दिया हुआ है। ये मैंने डिवन डाटा बना लिया, यानी 0.5 आर कर दिया। अगर आर्स में चाहिए ना हमें, हमारे पास वेलोसिटी इस तरह है, मैं वेलोसिटी किस तरह लिख सकता हूँ, जैसे अभी हमने इस केस में किया था ना कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे मैंने उसी तरह लिख दिया है वेलोसिटी, और डी टी को मैं ले गया हूँ दूसरी साइड पर। ये काम मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इससे इंटीग्रेट कर सकूँ सिंपली। जब मैं इसका इंटेग्रल लूँगा दोनों साइड पे तो मेरे पास ये चीज़ बन के आ जाती है, ठीक है। अब ये इससे मुझे जो मेरा है पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं ना, हाउ फार इज़ इट फ्राम, हाँ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि एक सी है, सी की वैल्यू भी तो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली सी को सी लिखने से काम नहीं चलेगा। तो हमें सी की वैल्यू के लिए एक्स को ज़ीरो पुट करना होगा, यानी कि इनिशियल कंडीशंस लगानी होंगी। इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी वो उसका डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा और उसका टाइम टेकन जो होगा वो भी ज़ीरो ही होगा। तो जब ये हम ज़ीरो पुट करेंगे एक्स ज़ीरो हो जाएगा और टी यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा cos 0, और cos 0 होता है 1, तो सिंपली आ जाएगा c प्लस माइनस 50/पाई, जो कि दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 50/पाई, ठीक है। ये हमारे पास c कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें जो करंट सिनेरियो है उसमें टाइम दिया हुआ है 1/2r के हिसाब से, तो हम इस इक्वेशन में ये सारा कुछ पुट कर देंगे, c की वैल्यू भी और 1/2r भी। तो हमें पता है कि cos π/2 जो होता है वो होता है 0 के इक्वल, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास जो सिंपली डिस्टेंस आ जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 50/पाई किलोमीटर। तो देखिए ये ऑप्शन में मौजूद है कहीं पे हमारे पास ए ऑप्शन यही है, डिस्टेंस जो है 50/पाई किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता दो, ये दोनों जो है ना क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आई थिंक ये इंटेग्रल वाले चैप्टर में होने चाहिए थे इंक्लूड, तो यहाँ पे गलती से हो गया, तो ठीक है अब हो गए हैं तो यहीं पे कर लें। मतलब ये ना कहिएगा कि अब पता ही नहीं था, मुझे पता चल गया था लेकिन लेट पता चला था, तो अब जो बन गया था मैंने कहा फिर अब उसे दोबारा चेंजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की कंप्लीट वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।